नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो आईपीएस रह चुके हैं। भारत सरकार में आईपीएस की सेवा लगातार वो कई वर्षों तक दे चुके हैं। लेकिन आज हमारे साथ हैं और हम आपसे भी रूबरू उनको करवा रहे हैं, जिनका नाम है अमिताभ कुमार दास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, थैंक यू। सबसे पहले अभी मैं इनसे बिहार की राजनीति पे बात करूंगा। बिहार में जिस तरह से सियासी हलचल लगातार चलती रहती है, जो बिहार पूरे देश और विश्व को लोकतंत्र देने वाला पहला केंद्र स्थान माना जाता है, केंद्र बिंदु माना जाता है, आज वही बिहार में लगता है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में दिख रही है। सही कहा आपने। देखिए, जो राजनीति है बिहार में वो रसातल में चली गई है, या रसातल के नीचे भी कोई तल है तो उसमें चली गई है। जो मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार हैं वो एक क्षण निरपेक्ष नेता है। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, नीतीश कुमार क्षण निरपेक्ष है। शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं और लज्जा शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है, मतलब पूर्णतया निर्लज्ज होकर राजनीति करते हैं। अब देखिए, इसलिए इनका नाम पलटू राम पड़ गया है। पूरे देश में ये पलटू राम के नाम से बदनाम है। एक मुन्नी बदनाम है, एक पलटू राम बदनाम है। अब ये कहा करते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, है ना। मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। और एक बार मतलब मेढक की तरह कूद के तड़ी पार की गोद में बैठ गए हैं, मोदी की गोद में बैठ गए हैं। तो अब तो इनकी मतलब क्या मैं कहूँ, इनकी तो इज्जत बिल्कुल ये हो गई है, दो कौड़ी की हो गई है। पूरा हिंदुस्तान इन पर हंस रहा है। गिरगिटों ने इनको अपना कुल देवता मान लिया है, नीतीश कुमार को। और गिरगिट लोग इनकी तस्वीर लगा के अगरबत्ती वगैरह दिखाते हैं कि हमारे कुल देवता है। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। और नीतीश कुमार के साथ जो सत्ता में है राम भक्त लोग, ये लोग तो फांसीवादी लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं, मुस्लिम विरोध की राजनीति करते हैं, बस पूंजीवादियों की चमचागिरी करते हैं। राम नाम जपना, सेठ सेठानी अपना। लेकिन सर, आप जब इस तरह की बात बोलते हैं, पूंजीवादियों का समर्थन करते हैं, मुस्लिम विरोधी हैं, तो मुस्लिमों के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ हम कह सकते हैं किया है। जैसे आप 3 तलाक जैसे मुद्दा देख सकते हैं, महिलाओं को एक शक्ति देने का काम किए हैं। उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ठीक है, वो सब कुछ किया है, लेकिन ऐसे तो इन लोगों ने बाबरी मस्जिद ही जाके तोड़ दी। तो कभी अभी एंटी, कभी सीए कानून लाना चाहते हैं, और कभी ये मतलब गो हत्या के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, कभी हिजाब के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, कभी मतलब जिहाद के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं। तो एक्चुअली ये जो पूरा जो संघ परिवार है, आरएसएस बीजेपी वगैरह, ये लोग जनेऊ जिहाद करता है। जनेऊ जिहाद का मतलब है कि हिंदू राष्ट्र की ओट में ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम किया जाए। तो ये जो आरएसएस बीजेपी ये सब सब लोग मिलके लेकिन जनेऊ सर, जिहाद कर रहे हैं। जब सब आप इस तरह की बात बोल रहे हैं, तो आज हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो बहुत ही निम्न वर्ग के समाज से आते हैं लेकिन उन्हें राष्ट्रपति बनाने का काम किए, प्रधानमंत्री मोदी खुद भी सामान्य जाति से नहीं आते हैं, वो खुद शीर्ष पद पे हैं, और ऐसे कई लोग हैं। तो हम ये बात कैसे आपका मान लें जो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम करने की बात कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो द्रौपदी मुर्मू ठीक है, राष्ट्रपति बन गई हैं, लेकिन वो तो कठपुतली से ज़्यादा कुछ है नहीं। जी। जो सच्चाई है, मतलब उनकी ये औकात है कि मतलब उनको ना संसद भवन के उद्घाटन में बुलाया गया। संसद भवन के उद्घाटन में नहीं ना बुलाया गया, जबकि राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक होती हैं। उनको आदिवासी होने की वजह से मतलब अपमानित किया गया। और इसी इसी मुद्दे पर विपक्ष ने बहिष्कार भी किया। आपको याद होगा, नए संसद भवन का जब सिंगोल लेके उद्घाटन हुआ था, तो विपक्षी दलों ने बहिष्कार भी किया कि भाई एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का आप अपमान कर रहे हैं, आदिवासी होने की वजह से उनको नहीं बुलाया जा रहा है। उसी तरह आप देखिए, राम मंदिर का भी पुजारी तो किसी दलित को नहीं बनाया गया है। तो छुआछूत का नंगा नाच हो रहा है। जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें भी छुआछूत का नंगा नाच हो रहा है ना। किसी दलित को नहीं बनने दिया गया राम मंदिर का पुजारी। तो ये सब बहुत चीज़ें हैं, इस पर बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो वही सही है जी। लेकिन सर, बात हम जब बिहार की करेंगे, हम थोड़ा सा टॉपिक से आगे निकल गए। हम बिहार की जब बात करेंगे, तो बिहार में पिछले कुछ दिनों में महागठबंधन की सरकार जब बिहार में थी, मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार रहे हों, लेकिन उस समय 2 लाख से अधिक नौकरी देने का ये लोग जो कमिटमेंट किए, और शिक्षकों की बहाली हुई भी। कुछ शिक्षक अभी भी पेंडिंग में है, कुछ पद अभी भी पेंडिंग में है। लगातार जिस तरीके से क्रेडिट को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो कंट्रोवर्सल चला, उस पर क्या कहेंगे आप? अब ये तो देखिए, पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि जो 2 लाख लोगों की बहाली हुई वो बहुत हद तक आंकड़ों की बाजीगरी है।
आंकड़ों की बाजीगरी इस सेंस में है कि बहुत सारे लोग तो उसमें ऐसे बहाल हुए हैं परीक्षा से जो कि ऑलरेडी नियोजित शिक्षक थे। मतलब कोई 10 साल से पढ़ा रहा था, कोई 12 साल से पढ़ा रहा था और उनको आपने परीक्षा के माध्यम से राज्यकर्मी बनाया। तो ऐसी बात नहीं कि आपने किसी बेरोजगार की बेरोजगारी खत्म कर दी। वो तो नौकरी में थे ही, नियोजित शिक्षक थे, उनका कुछ दर्जा बढ़ गया, कुछ वेतनमान बढ़ गया वगैरह वगैरह। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो शिक्षक बहाली हुई, ये भी बहुत सारे मतलब विवादों से घिरी रही बहाली। शुरू से ही से विवाद रहा, डे वन से ही आप देखिए, शुरू में डोमिसाइल नीति थी कि सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासियों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। बाद में कहा गया कि नहीं, डोमिसाइल नीति नहीं रहेगी, खत्म कर दी जाएगी। फिर बीएड वालों ने फॉर्म भरा था प्राथमिक शिक्षक के लिए भी। फिर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक शिक्षिका नहीं बन सकते हैं। तो उसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि ठीक है, परीक्षा दे सकते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो ये सब अजीबोगरीब बात सब होती रही। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी बीपीएससी और शिक्षा विभाग का टकराव देखने को मिला। तो इस तरह की बहुत सारी बातें, अभी भी बहुत सारे मुद्दों पर लोग अदालत गए हुए हैं, कोर्ट भी बहुत सारे अभ्यर्थी गए हुए हैं। तो पूरक परीक्षा फल निकालने की मांग पर अभी सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने पर शिक्षा विभाग फतवा जारी कर रहा है कि सबको चिन्हित करेंगे और परीक्षा नहीं देने देंगे वगैरह वगैरह। जी। ये आप के पाठक की ट्वीट की बात कर रहे हैं। कल आप जानते ही होंगे, कल बीपीएससी टायर 2 के संशोधित परिणाम को लेकर छात्र और छात्राएं जो सड़क पर उतरे हुए हैं और वो कल मिलर हाई स्कूल ग्राउंड से लेकर बीजेपी कार्यालय और जदयू कार्यालय तक पहुंचे और उन्हें पुलिस के द्वारा खदेड़ दिया गया, उन्हें भगाने की कोशिश की और फाइनली उन्हें वहां से हटाया गया। लेकिन सेम डे, उसी दिन के पाठक का ट्वीट आता है शाम में कि ऐसा कोई रिजल्ट अब हम जारी नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग देखिए, पाठक सर का जो भी ट्वीट है या फिर तो सरकार उनका मतलब बाकायदा लेटर भी निकला है, ज्ञापांक पत्रांक दिनांक सबके साथ। तो वो जो भी पत्र है वो बिल्कुल मतलब असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, अवैध है। क्योंकि देखिए, जो भारत का संविधान है वो सर्वोपरि है। उससे ना मुख्य सचिव ऊपर है, ना मुख्यमंत्री ऊपर है, ना प्रधानमंत्री ऊपर है, और पाठक सर तो बिल्कुल ऊपर नहीं है। और उस संविधान में जो धारा 19 है, आर्टिकल 19, उसमें प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जो उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो जब लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं कि भाई आप पूरक परीक्षा फल दीजिए, तो ये कोई आतंकवादी तो नहीं है, ये पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो आप ये कहिए कि आप चिन्हित कर लेंगे। चिन्हित करना क्या होता है? बड़े बड़े माफिया घूम रहे हैं बिहार में, है ना, लेसी सिंह क्रिमिनल है, बिहार सरकार मिनिस्टर बनी हुई है, उनको चिन्हित करने की आपकी औकात ही नहीं है। और गरीब घर के लड़के लड़कियों को आप चिन्हित करने लगे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इस तरह के मतलब उल्टे सीधे पत्र नहीं जारी करने चाहिए शिक्षा विभाग को। इससे शिक्षा विभाग की अपनी इज्जत घट रही है। जी सर, एक सवाल और होगा आपसे। जिस तरीके से रेलवे एएलपी की बहाली आई है कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले इसकी नोटिफिकेशन आई है, जिसको लेकर के एएलपी और रेलवे के छात्रों में काफी नाराजगी देखी जा रही है, आक्रोश देखा जा रहा है। जो छात्र पटना में पढ़ने आते हैं वो छात्र आज सड़कों पे उतर चुके हैं और उन छात्रों का आंदोलन को देखकर बिहार सरकार इतनी घबरा गई है कि धारा 144 लागू करना पड़ गया पूरे पटना में। क्या कहेंगे आप? अब यही देखिए, वो एक अलग मुद्दा आपने उठाया और सही मुद्दा है। हाँ, देखिए, 6 साल बाद रेलवे में भर्तियां निकली हैं एएलपी की, यानी असिस्टेंट लोको पायलट की, और सिर्फ 5696 रिक्तियां हैं। जबकि लड़के लड़कियां ये उम्मीद कर रहे थे कि 6 साल बाद रिक्तियां निकली हैं और ये चुनावी साल है, तो इस साल तो बम्पर वैकेंसी निकलेगी 60,000 70,000 जैसी। और यहाँ खोदा पहाड़ निकली चोहिया हो गई है। तो अब लड़के लड़कियां तो सड़कों पर हैं, आंदोलनरत हैं, तो नेचुरल भी है, उनका गुस्सा जायज़ है। और भी बहुत सारी बातें हुई हैं, जैसे कि उनकी एक मांग है कि उम्र में छूट दी जाए। एक तो आप 6 साल बाद रिक्तियां निकालते हैं, उस पर से बीच में 2-3 साल कोरोना महामारी की वजह से बहुत उथल-पुथल की स्थिति रही। तो उम्र में तो छूट मिलनी चाहिए, न्याय का तकाज़ा है। फिर लड़के-लड़कियों की ये मांग है, वो भी सही मांग है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर निकाला जाए, परीक्षा का एक कैलेंडर निकले। जवानी जमा खर्च से थोड़े होता है। अभी रेलवे के पदाधिकारी कह रहे हैं कि अब हर साल रिक्तियां निकलेगी। तो ये तो मतलब मोदी जी की जुमलेबाजी हो गई कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा, आज तक आ ही रहा है। तो ये आपके सब पास आया क्या सर? आज सुबह हमने चेक किया, आज तक तो नहीं आया है। नहीं, नहीं, मैं लगातार 2014 से 26 मई से डेली सुबह में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो आज भी मैंने सुबह में चेक किया, लेकिन 15 लाख रुपए नहीं आए हैं। जी, जी, जी। लेकिन आप देख सकते हैं लगातार हर पहलुओं पे सर अपना प्रकाश डालते हैं। लेकिन अब एक आखिरी सवाल और होगा सर।
अब क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार की राजनीति कैरियर का भविष्य क्या हो सकता है आगे? क्या लगता है कि ये गठबंधन जो बनी है एनडीए के साथ, ये गठबंधन अगला 2025 विधानसभा चुनाव तक चलेगी या बीच में ही कहीं कुछ ट्विस्ट आने वाली है? नहीं, देखिए पलटू राम का भविष्य अब अंधकारमय है ना। अब देखिए ये तो पलटू राम की आखिरी पलटी भी नहीं है, वो तो उनके तो डीएनए में ही पलटी मारना है। तो वो तो 25 तो बहुत आगे की बात हो गई, अभी तो 24 शुरू हुआ है और 25 के आखिर में चुनाव है विधानसभा के। तो मुझे तो पूरा लगता है कि ये लोकसभा के तो नतीजे निकलेंगे मई में इसी साल, उसी के बाद से फिर ये पलटी मार देंगे, है ना। अभी से इनके देखिए, एक अभी मैं देख रहा था इनके कोई विधायक गोपाल मंडल है, अभी से तेजस्वी यादव की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। तो इनकी पार्टी में तो अभी से मतलब दरकना शुरू हो गई है क्या पार्टी लग ना। रहा है इसको लेकर जदयू में टूट आ जाएगी? क्यों नहीं आ सकती है? अभी तो 10 तारीख का फ्लोर टेस्ट देखिए, 10 तारीख को हाँ। पलटू राम को विश्वास मत हासिल करना है विधानसभा में, तो 10 तारीख के पहले भी कोई गुल खिल सकता है ना? जी, बिल्कुल। लेकिन एक सवाल और है सर, जिस तरीके से बिहार में सरकार बनती है एनडीए के साथ और उसके अगले दिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को ईडी ऑफिस जाना पड़ता है पूछताछ के लिए। वही अगर बात हम झारखंड की करें, हेमंत सोरेन भी कल ईडी की गिरफ्तारी में आ चुके हैं और लगातार विपक्षी नेताओं पे ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है। तो क्या ईडी और सीबीआई आज एक स्वतंत्र एजेंसी ना बनकर बीजेपी का कोई एजेंट तो नहीं बन गई है? नहीं, एजेंट क्या, ये लोग तो भाजपा के पालतू कुत्ते बन गए हैं, हाँ, है ना। जी। सीबीआई भी और ईडी भी। सीबीआई तो कोई खुलेआम सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये पिंजड़े का तोता है, और ईडी भी कोई कम नहीं है, ये प्रवर्तन निदेशालय, ये खोज खोज कर सिर्फ विपक्षी नेताओं पर रेड करता है। और जब भाजपाइयों की बेईमानी होती है तो इनके डायरेक्टर, ईडी के डायरेक्टर टेबल के नीचे घुस जाते हैं। अभी देखिए ईडी का डायरेक्टर संजय मिश्रा हुआ करता था, बार बार उसको रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दे रही थी मोदी सरकार, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कान पकड़ के हटाया है। लेकिन अब ईडी वालों की कोई अपनी इज्जत है नहीं, तो अपना पालतू कुत्तों की तरह काम कर रहे हैं, भाजपा के बिहाफ में भौंक रहे हैं, अपनी इज्जत खुद गंवा रहे हैं जी। लेकिन एक ये तो है, जिस तरीके से सर इस बात को कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सोचने का विषय जरूर है, क्योंकि आज ईडी हो, सीबीआई हो या देश की और भी जो भी एजेंसियां हैं, वो सारी एजेंसियां सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही टारगेट क्यों कर रही है? अगर बीजेपी इतना निष्पक्ष है, इतना ही ईमानदार है, देश को इतना ही आगे बढ़ाने की चाहत रखती है, तो सत्ता पक्ष के नेताओं पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी सवाल है कि जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी चीज, देश की एजेंसियों की, स्वतंत्र एजेंसियों की जो छवि रही है संवैधानिक आधार पे, वो छवि की भी गरिमा को बरकरार रखने की जरूरत है। तो फिलहाल अभी के लिए हम इस शो को यहीं पे समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहते हैं। आप हमें इजाजत दें। बने रहें जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।